हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी ऑरिक एकेडमी। ऑरिक एकेडमी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और उसमें भी हम पढ़ेंगे सीएफएससी। ये बेसिकली हमारा अगर देखा जाए तो इससे पहले भी कुछ वीडियोस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आ चुकी हैं, क्योंकि आज ये कुछ डिमांडिंग में था और कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट थी, तो इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो विल स्टडी कि क्या है सीएफएससी। और बेसिकली हम सीएफएससी में हम ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो जरूर लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है? तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो बेसिकली हमें क्या बताती है कि नेट चेंज इन क्रिस्टल एनर्जी रिजल्टिंग फ्रॉम द ओरिएंटेशन ऑफ d orbitals of a transition metal cation inside a coordinating group of anions called ligands। ठीक है, तो बेसिकली क्या कहना चाह रहा है कि अगर हमारे पास में कोई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है और उसमें लिगैंड्स हैं और अनायनिक लिगैंड्स हैं या फिर न्यूट्रल लिगैंड की भी हम बात कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा कि क्रिस्टल एनर्जी में कंप्लीट जो चेंज आ रहा है उसकी स्टडी हम थ्रू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी करते हैं। ठीक है, इसको हम जब आगे एग्जाम्पल लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स में बी कंसिडर्ड एज कंसिस्टिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, जिसे हम एम लिखते हैं, या फिर आप कोई भी जो सेंट्रल मेटम एटम या आयन लिया होगा आपने डी ऑर्बिटल्स का, वो लेंगे बाय ए नंबर ऑफ लिगेंड। सपोज मेटल इज एम एंड लिगेंड इज एल और दिस इज 6, तो दिस इज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इंटरेक्शन बिटवीन दीज लिगेंड्स विद द सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज सब्जेक्टेड टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। यानी कि जो हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हम क्या पढ़ेंगे, सेंट्रल मेटल एटम या आयन का इंटरेक्शन किसके साथ में, लिगेंड्स के साथ में। ठीक है, और इसकी वजह से जो एनर्जी में चेंज आएगा उसको स्टडी करेंगे। तो एनर्जी चेंज और ये सब किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं डी ऑर्बिटल्स के बारे में। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि डी ऑर्बिटल्स का शेप क्या होता है, जो कि अभी हमें आगे बहुत काम आने वाला है। तो बेसिकली आपको ये तो पता ही है कि डी ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ठीक है, और जिनका ओरिएंटेशन क्या है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी डी एक्स वाई, डी जेड एक्स और डी वाई एक्स में जो लोब्स हैं वो इन बिटवीन होते हैं, किसके, एक्सिस के। एक्सिस के कहाँ है, बीच में। ठीक है, लेकिन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर में जो लोब्स हैं ऑन दी एक्सिस है, यानी ओवर दी एक्सिस है। ठीक है, यानी जिस पार्ट में एक्सिस है उसी पार्ट में लोब्स है। ओके, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स के लोब्स का है इन बिटवीन ऑफ द एक्सिस, और इसमें कहा है, ऊपर है। पांचों के स्ट्रक्चर्स आपने देख लिए, शेप्स देख ली है। ठीक है, यहाँ पे शेप्स का बेसिकली रूल नहीं है। बेसिकली रूल किसका है कि ये जो लोब्स हैं वो किस पोजीशन में प्रेजेंट है, यानी कि लोब्स किसको शो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, जहां पे जिस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है। ओके, नाउ अब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को हम किस में स्टडी करने वाले हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। यानी हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बेसिकली जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को बताएगी, किसमें हम सबसे पहले स्टडी करेंगे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जैसा कि मैंने बताया आपको, मेटल के साथ में अगर 6 लिगैंड अटैच हैं तो वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, और उनका शेप कैसा होता है, आप इस तरह से ऑक्टाहेड्रल देख सकते हैं, यानी कि 6 पोजीशन पे लिगैंड अटैच होते हैं। ओके, तो इन द केस ऑफ octahedral coordination compound 6 ligands surrounding the metal atom और आयन। ठीक है, और जब ये मेटल एटम और आयन को वो कर रहे हैं, सराउंड कर रहे हैं, तो एक रिपल्सन जो होता है बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स इन द डी ऑर्बिटल्स और लिगैंड इलेक्ट्रॉन्स के बीच में देखने को मिलता है। ठीक, ये रिपल्सन जो है वो किस में एक्सपीरियंस मोर हो रहा है, इन द केस ऑफ डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स में। अब इनको देखो कौन से वाले की बात कर रहे हैं, वो इन वाले ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, इनमें ज्यादा क्यों है, क्योंकि दे पॉइंट टुवर्ड्स द एक्सिस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द लिगैंड।
हेंस इसीलिए क्या होता है कि इनकी एनर्जी कैसी होती है, हायर होती है इन दी स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड। और डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स एक्स जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो लोअर रिपल्सन एक्सपीरियंस करते हैं, और इसकी वजह से इनकी एनर्जी कैसी होती है, लेस एनर्जी होती है। ठीक है, तो रिपल्सन इन ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड दो टाइप का होगा, एक कौन सा, T2G, जिसमें कौन कैसे आ गए, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, जिनकी एनर्जी कितनी है, लोअर है। और ईजी ऑर्बिटल्स कौन से है, सेट ऑफ टू ऑर्बिटल्स यानी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, जिनकी एनर्जी कैसी है, हायर है। ठीक है, क्लियर। अब इसको ही हम डायग्राम से देखते हैं। ये हमारा क्या है, डी ऑर्बिटल्स है, ऑल दीज आर डी ऑर्बिटल्स। कौन कौन से 5 है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक है, ये तब तक है। जैसे ही इसके अप्रोच में यानी इन डी ऑर्बिटल्स की अप्रोच में, सपोज ये ब्रैकेट में हम, मैंने जस्ट शो कर रही हूँ कि ब्रैकेट में ऐसे हैं, ये सारे डी ऑर्बिटल्स हैं, और जैसे ही इनके एरिया में क्या आ जाते हैं, 6 लिगेंड आ गए। ठीक है, तो अब ये बन गया ML6। लेकिन ये ML6 बनने के लिए ये जो डी ऑर्बिटल, अब आप यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये पांचों के पांचों डी ऑर्बिटल सेम एनर्जी के हैं, इसीलिए इनको कहते हैं हम डी जनरेट। ठीक है, तो ये डी जनरेट डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं, जैसे ही लिगैंड के कांटेक्ट में आते हैं, ये दो एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो जाते हैं। कौन कौन से एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो गए, एक लोअर एनर्जी और एक हायर एनर्जी। लोअर एनर्जी में हमारे 3 ऑर्बिटल्स आ गए, कौन कौन से, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। ठीक है, डी जेड एक्स। ओके, तो इन तीन की एनर्जी सेम है, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इनकी एनर्जी सेम है। ये लोअर एनर्जी वाले क्या कहलाए, ये कहलाए T2G, ये हायर एनर्जी वाले कहलाए EG, और जो ओवरऑल जो एनर्जी गैप था इसको हमने कहा डेल, और ऑक्टाहेड्रल है इसीलिए हमने 0 या O से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अब जो एनर्जी है और यहाँ से जहाँ पे इक्वल्स एनर्जी आ रही है, इसको हमने कहा वेरी सेंटर। ठीक है, इसको हमने कहा वेरी सेंटर। अब इस वेरी सेंटर से ऊपर और नीचे कितनी एनर्जी है, तो उसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, -2y5। -2y5 क्यों लिया, क्योंकि 5 ऑर्बिटल में से 2 की एनर्जी हायर है, 3 की एनर्जी कम है, तो 5 में से कितने ऐसे 2 हैं जो ऊपर निकल गए, तो 2 ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जिनकी एनर्जी ज़्यादा है। और सेम यहाँ पे, लेकिन इस वेरी सेंटर से आपको ये देखना होगा कि जिसकी एनर्जी इस वेरी सेंटर से नीचे है वहाँ पे माइनस का साइन आएगा और यहाँ पे प्लस का, जिसे हम -0.4 और +0.6 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट द सेम नंबर। ठीक, ये हमारा किसका हो गया, डी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हो गई। अब आपको समझ में आ गई होगी कि ये पांचों ऑर्बिटल कैसे हैं, सेम एनर्जी के, जो दो डिफरेंट एनर्जी लेवल में ब्रेक हो जाते हैं, एक लोअर एनर्जी जिसे हम T2G कहते हैं और एक हायर एनर्जी जिसको हम EG कहते हैं। और यहाँ पे G इज रिप्रेजेंटिंग जिरेड, जिरेड मीन जिसकी सिमेट्री सेम होती है, जो सिमेट्रिकल रहेंगे। ठीक है ना, ऑक्टाहेड्रल समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं हम किसके, टेट्राहेड्रल की। टेट्राहेड्रल में भी क्या होगा, टेट्राहेड्रल में हम क्या करते हैं कि इसमें जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर जो होते हैं, इसमें लेस रिपल्सन होगा, और डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स में रिपल्सन हाई होता है। तो इसीलिए जस्ट ऑक्टाहेड्रल का इसमें अपोजिट हो जाएगा, डी एक्स वाई, वाई जेड और डी जेड एक्स में क्या होगा, इनकी एनर्जी हाई हो जाएगी और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की लोअर हो जाती है। ठीक है, तो इनका रिप्रेजेंटेशन कैसा रहेगा, इसके साथ ही हम ये देखेंगे कि जब इनकी एनर्जी रिप्ले वो हो रही है तो हमने कैसे शो करा, दो एनर्जी लेवल में, T2 सेट ऑफ 3 ऑर्बिटल्स डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स विद हायर एनर्जी, और E सेट ऑफ 2 ऑर्बिटल डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर विद लोअर एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे अब आप सोचेंगे कि G क्यों नहीं यूज करा, क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस यानी ML4 टाइप कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सिमेट्रिकल नहीं होंगे। ठीक है, इसलिए हम G यानी जिरेट नहीं यूज करेंगे। ठीक है, अब इसकी स्प्लिटिंग भी देख लीजिए, डी ऑर्बिटल से पांचों एनर्जी सेम है। ठीक है, और जैसे ही ये किसके कांटेक्ट में है, लिगेंड के कांटेक्ट में है, तो ये E और T2 में चेंज हो गए।
इनकी एनर्जी भी क्या रहेगी, इनकी जस्ट अपोजिट हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा -3/5, यहाँ जाएगा +2/5, जिसका मतलब है 0.4 डेल टी, और टी इज रिप्रेजेंटिंग टेट्राहेड्रल। ठीक है, दोनों में बस इतना ही अंतर है कि इसमें ई नीचे है, T2 ऊपर है, और ऑक्टाहेड्रल में T2 नीचे और ई ऊपर है। ओके, बोथ आर क्लियर नाउ। अब क्या हो रहा है कि हमने ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल की बात कर ली, लेकिन जो लिगैंड अटैच हो रहे हैं वो किस तरह के होंगे, उनकी एनर्जी क्या होगी, वो वीक होंगे, स्ट्रांग होंगे, तो उसके लिए एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दी हुई है। तो ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है पूरी, ठीक है। आई से H2O तक वीक फील्ड लिगैंड्स हैं, और NCS- से CO तक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स हैं। अब ये वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड का यूज क्या है, अगर कोई लिगैंड सपोज, तो आपने कॉम्प्लेक्स लिए, ठीक है, एक में वीक फील्ड लिगैंड अटैच है और एक में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड अटैच है, तो उसका इफेक्ट जो है वो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालने में भी लगता है, प्लस जो हमारा कॉम्प्लेक्स बनना है उसकी स्टेबिलिटी पे भी इफेक्ट होता है। ठीक है, कैसे बढ़ता है इसको हम आगे देखते हैं। अच्छा, अब आता है हमारा हाई स्पिन एंड लो स्पिन। हाई स्पिन या लो स्पिन वो कॉम्प्लेक्सेस होंगे जिसमें, कौन से होंगे, जिसमें ग्रेटर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो क्या कहलाएंगे, हाई स्पिन। और लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस केस में होंगे जिसमें लेसर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, लेसर नंबर अनपेयर्ड कह लो या फिर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कह लो। ठीक है, हाई स्पिन में एक भी सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस किनके साथ बनते हैं, मेनली वीक फील्ड लिगैंड्स के साथ बनते हैं। ठीक है, और इनकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग यानी 6CFSC क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी स्मॉल होती है, यानी कम होगी। ठीक है, इसी के साथ में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स के जो होंगे कॉम्प्लेक्सेस, उसमें मैक्सिमम जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, जिन्हें हम क्या कहेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के साथ बनते हैं, उसमें क्या रहेगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी हाई रहेगी। ठीक है, तो याद रहेगा, हाई स्पिन मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लो स्पिन मिनिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए, एक एग्जाम्पल लिया है, किसका लिया है, दिस इज फॉर D4, दिस इज फॉर D4। अगर तो कॉम्प्लेक्स कैसा है, वीक फील्ड लिगैंड से अटैच है, जिसे हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं, तो वहां पे अकॉर्डिंग टू वुंड रूल पहले T2G में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, देन EG में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, और अगर D5 होता तो यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन जाता, और देन उसके बाद में पेयरिंग स्टार्ट होती। ठीक है, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स है, यानी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन ऊपर यानी EG में जाना चाहिए था, वो EG में ना जाके कहाँ चला गया, T2G में ही पेयर हो गया, यानी कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए और फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ही वापस यानी T2G में ही आ गया। तो आप देख सकते हैं कि क्या रहा, T2G3 और EG1, और यहाँ पे T2G4 और EG क्या रह गया, EG हो गया हमारा 0। बात समझ में आ गई, हाई स्पिन और लो स्पिन। तो आप देख सकते हैं हाई स्पिन में मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एंड लो स्पिन में लेसर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, नो इलेक्ट्रॉन और लेसर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ओके ना। अब इसको हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। सॉरी। तो हमने दो कॉम्प्लेक्स लिए, एक COF6 3- और एक CONH3 होल 6 3+। ठीक है, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है और ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन यूज हो रहा है और यहाँ पे अमोनिया यूज हो रहा है। फ्लोरीन इज वीक फील्ड एंड अमोनिया इज स्ट्रॉन्ग फील्ड। ठीक है, तो वीक फील्ड की वजह से कोबाल्ट में यहाँ पे 3- यानी कि CO यहाँ पे 3+ स्टेट में है, तो दैट मीन कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन D कितने हो गए, 6।
तो ये D6 जो है इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाएंगे, सारे एक एक सिंगल फिल होने के बाद में वापस पेयरिंग होगी, ठीक है। लेकिन CONH3 होल 6 में भी ये CO जो है वो 3+ कंडीशन में है और D है 6, लेकिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अमोनिया कोई भी इलेक्ट्रॉन इजी में ना जाएगा, सारे के सारे किस में आ गए, T2G में ही फिल्ड हो जाएंगे, पेयर अप हो जाएंगे। और अब आपसे अगर मैग्नेटिक करेक्टर पूछा जाए तो यू कैन इजीली बता सकते हैं कि दिस इज पैरामैग्नेटिक एंड दिस इज डायमैग्नेटिक। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। देखिए मैंने वहां पे कहा था कि लो स्पिन में लेसर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। ठीक, क्लियर हो गए, लो स्पिन हाई स्पिन, और ऐसा कह सकते हैं कि वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, ये इसलिए भी समझना जरूरी है क्योंकि अभी हम निकालेंगे CFSE यानी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, और उसके लिए हमें ये देखना पड़ता है कि लिगेंड कौन सा है, किस तरह का इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो रही है। ओके, बेसिकली नॉर्मल कंडीशन में हुंड रूल फॉलो करता है, अगर वहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग पहले वैसी होगी, एक एक इलेक्ट्रॉन फील होगा, देन पेयरिंग ही स्टार्ट होगी, लेकिन ऊपर ना जाके लोअर एनर्जी में ही, जब तक सारे इलेक्ट्रॉन पेयर अप नहीं हो जाएंगे तब तक हायर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है। ओके, नाउ अब आते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, जिसे हम कहते हैं CFSE। ठीक है, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, लिगैंड पे और चार्ज ऑन द मेटल आयन पे एंड ऑन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे भी। ठीक है, इसके अलावा फिलिंग ऑफ डी ऑर्बिटल जो होता है वो दो मैनर में किस तरह से फिल होगा कि पहले तीनों इलेक्ट्रॉन्स जो है T2G में फिल हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू हुंड रूल। ठीक है, देन उसके बाद में किस में फिल होंगे, EG में, यानी फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो किस में जाना चाहिए, T2G की जगह ना जाके किस में जाएगा, EG में जाएगा, यानी T2G EG1 अकॉर्डिंग टू हुंड रूल। बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ये क्या हो सकता है कि T2G3 EG1 ना होकर T2G4 और EG0 भी हो सकता है। ठीक है, जो हम पहले देख चुके हैं अभी। दिस डिपेंड्स ऑन टू पैरामीटर, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग यानी डेल नॉट पे, और पेयरिंग एनर्जी पे। और पेयरिंग एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, ऑब्वियसली लिगेंड पे। ठीक है, तो डेल नॉट, इफ डेल नॉट इज ग्रेटर देन P, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स इंटर द T2G लेवल गिविंग अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ T2G4 EG0। ठीक है, और अगर डेल नॉट लेस देन P है तो इलेक्ट्रॉन्स किस में जाएगा, सिंगल सिंगल, यानी T2G3 EG1। तो आप ये कह सकते हैं कि ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया और ये कौन सा हो गया, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको रिमेंबर रखना, क्योंकि अगर आपके पास में न्यूमेरिकल आता है और डेल नॉट की वैल्यू और पी की वैल्यू दी हुई है और आपके उसमें क्वेश्चन में उन्होंने कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया है कि लो स्पिन है या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, तो आप इस चीज को यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट कि कॉम्प्लेक्स ऐसा है लो स्पिन है या हाई स्पिन है। अगर डेल नॉट की वैल्यू पी से ज्यादा हो तो ऑब्वियसली लो स्पिन होगा और आप इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करा देंगे, और डेल नॉट की वैल्यू पी से कम है तो इलेक्ट्रॉन हाई स्पिन में जाएगा और आप इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर ही रहने देंगे। ठीक है, अब हमें निकालनी है CFSE। इसके लिए सिंपल फॉर्मूला है CFSE इज इक्वल टू -2/5 m T2G प्लस 3/5 m EG डेल नॉट प्लस P। ठीक है, 2/5 जो मैंने वेरी सेंटर से, यानी कि जो हमने वेरी सेंटर से गैप लिया था, ठीक है, -2/5 और प्लस 3/5 ऐसे करके, या जिसको हम -0.54 m T2G और 0.6 n EG और डेल नॉट प्लस P, यानी P इज फॉर पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब आप ये सोचेंगे m और n क्या है और हमने यह T2G या EG क्यों लिख दिया है, तो T2G इज जस्ट आपको रिप्रेजेंट करने के लिए कि m जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है किसके, T2G के, और n जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है किसके, EG के। ओके, दैट्स इट। अगर डेल नॉट की वैल्यू 10 DQ हो तो हम क्या करेंगे, 0.4 या 0.6 की जगह 4 सेंटीमीटर वो 4 और 6 को यूज करते हैं। ठीक है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में तो आपको पता ही है फिर क्या होगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा,
यानी -3y5 एंड +2y5। ठीक है, तो -0.6 m नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ E प्लस 0.4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ T एंड डल नॉट और प्लस P। ठीक है, चलिए अब हम क्या देखते हैं, कुछ D1 से D10 तक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का कि किस तरह से उनकी CFSE निकलती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज D1। कॉम्प्लेक्स में वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड है, यानी कि लिगैंड कैसा है, वीक है और स्ट्रॉन्ग है, तो CFSE क्या आएगी। अगर हमारा D1 है तो T2G1 और -0.4 इंटू 1, क्योंकि T2G में कितना है 1 इलेक्ट्रॉन और EG में 0 है, तो इसलिए हमारी वैल्यू कितनी आई 0.4। सेम किसके लिए आएगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है। D2 की बात करें तो T2G2 EG0, तो -0.8 डेल नॉट CFSE आएगी। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में डेल नॉट की वैल्यू दी होगी तो ऑब्वियसली आप डेल नॉट को ऐड करेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे P की एनर्जी भी आनी थी, लेकिन एक ही इलेक्ट्रॉन है तो पेयरिंग एनर्जी 0 रहेगी, तो सिर्फ डेल नॉट। यहाँ पे भी एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन है तो पेयर नहीं हुए तो 0 रहेगी। T2G3 में भी इलेक्ट्रॉन्स पेयर नहीं हुए तो P की जगह 0 आ जाएगा, तो दैट वाई ओवरऑल इज -1.2 -1.2। ठीक है, दिस इज फॉर D3। ठीक है, D3 यानी कि T2G3 में तीनों इलेक्ट्रॉन गए हैं और EG में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं गया। अब आते हैं हम D4 पे। नाउ कम टू द D4। तो D4 में क्या कंडीशन हो सकती है, दो तरह की कंडीशन आती है कि एक बार 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए, और एक बार क्या हो कि चारों इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाए, नीचे ही आ जाए। ठीक है, तो अगर ये आता है तो इसको कहते हैं हम वीक फील्ड, और ये आता है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड, यानी T2G में ही चारों इलेक्ट्रॉन आ गए, तो आप देख सकते हैं क्या आएगा। अब यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी किसकी है, देखो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर जाना था, वही इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर अप हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग एनर्जी आएगी यहाँ पे, तो वो हमने यहाँ पे यूज करी है। ठीक है, D5 के लिए T2G3 EG2, और डी हाई स्पिन में क्या होगा, यानी हाई ये है वीक फील्ड और ये है स्ट्रॉन्ग फील्ड। ठीक है, ये जिसे हम लो फील्ड, लो स्पिन या हाई स्पिन भी कह सकते हैं। तो T2G EG5, तो यहाँ पे T2G में 3 है और EG में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ओवरऑल 0 आ गए। लेकिन यहाँ पे जब स्ट्रॉन्ग फील्ड की बात कर रहे हैं तो T2G में ही 5 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, EG में कोई भी नहीं गया है, और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो गए। कैसे पेयर अप हो गए, क्योंकि जो पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ आ गए, यहाँ पर आ गए हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन 2 ऊपर जाने थे वो दोनों के दोनों नीचे आ गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो गई। ठीक, नेक्स्ट इज D6। D6 मतलब T2G4 EG2, दिस इज आल्सो वीक फील्ड एंड दिस इज स्ट्रॉन्ग फील्ड। ठीक है, कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए लिख दिया है D6 T2G4 EG2, T2G4 EG2 डेल नॉट टोटल, ये हमारा इतना आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे भी अगर आप P लगाते हो तो ऑब्वियसली वीक फील्ड है, इलेक्ट्रॉन तो पेयर अप होंगे नहीं, तो 0 ही आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे P नहीं यूज करा है। ठीक है, तो आप भी नहीं यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड में आपको दिखाना पड़ेगा। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में देखिए T2G6, T2G का क्या है, तब तो आप आराम से बता सकते हैं कि 6 के 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, नीचे ही रहेंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज 0। और कितने इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग एनर्जी आएगी। तो इस तरह से आप इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं, -2.4 डेल नॉट प्लस 3p। अगर आपको न्यूमेरिकल में डेल नॉट की वैल्यू और p की वैल्यू दी होगी तो आप ओवरऑल कैलकुलेट करके पर सेंटीमीटर में वैल्यू निकाल पाएंगे। ठीक है, तो D7 और T2G5 EG2, इसको इस तरह से फिल करेंगे, ओवरऑल CFSE आएगी 0.8 डेल नॉट टी, और स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या रहेगा T2G6 EG1, अब भी वैल्यू इनकी भी सेम ही रहेगी, क्योंकि अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, सॉरी सेम नहीं रहेगी, इसकी एनर्जी कितनी है माइनस का 1.8 डेल नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप पेयरिंग एनर्जी पूछेंगे तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप नहीं हो रहे हैं, अब तो EG1 में एक ही इलेक्ट्रॉन जाना है तो वो आइंस में गया। ठीक है, नाउ D8 में D2G6 EG2 एंड D2G6 EG2 सेम ही है। ठीक है, ओके, यहाँ पे D2G6 EG3 T2G6 EG3 माइनस ये रहा हमारा पास में, देन T2G6 EG4 T2G6 EG4 0
डेल नॉट आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर अप है वो कैसा रहा। अगर आप ये पूछेंगे कि ये T2G6 EG9 ऐसे क्यों है, तो देखो भाई, अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 भरेंगे तो यही तो रहेगा। तो क्या इसमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग एनर्जी आई है? नहीं आई है। तो इसलिए यहाँ पे P की एनर्जी हमारी बेसिकली कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर अप नहीं हुआ है तो 0 ही आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, दिस इज द लास्ट। इसको हम क्या करेंगे, दो हमारे पास में कॉम्प्लेक्सेस है COCN होल 6 3 माइनस एंड COF6 3 माइनस। ठीक है, तो इसको आप देखिए कि जब COF6 3 माइनस है यानी कोबाल्ट है +3 स्टेट में, तो +3 यानी कि दिस इज D6, और जब ये D6 है तो दैट मीन कि इलेक्ट्रॉन जो है किस तरह से फिल होंगे, वीक फील्ड लिगैंड है, तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे पहले 1 2 3 4 5 एंड देन 6। ठीक है, लेकिन जब हम COCN6 3 माइनस की बात करते हैं तो यहाँ पे भी कोबाल्ट +3 स्टेट में है यानी D6 स्टेट में है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन ऊपर ना जाके क्या होगा 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो आप अब तो आप इजीली इसकी CFSE निकाल सकते हैं ना, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू -0.4 इंटू 4 प्लस 0.6 इंटू 2 डेल नॉट प्लस P। ठीक है, तो -1.6 प्लस 1.2 एंड दिस इज डेल नॉट, एंड पेयरिंग एनर्जी कुछ है नहीं तो 0 आ जाएगा। तो ऑब्वियसली ये कितना आ गया -0.4 डेल नॉट। दिस इज फॉर किसके लिए, COF6 3 माइनस के लिए, और COCN होल 6 3 माइनस के लिए CFSE क्या रहेगी -0.4 इंटू 6 प्लस 0.6 इंटू 0, क्योंकि ई में कितने हैं, इजी में 0। ठीक है, एंड डेल नॉट प्लस P। अब पेयरिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी, देखो 4 के बाद में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रहते थे जो यहाँ पे पेयर हुए हैं, तो ऑब्वियसली हमारे कितने इलेक्ट्रॉन पेयर अप हुए कि जो 4th 1 2 3 कितने इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो गए +3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो दिस इज -2.4 डेल नॉट प्लस 3P। ठीक है, अब P की एनर्जी और डेल वैल्यू दे रखी हो, डेल नॉट वैल्यू, तो आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे G लिख लीजिए, नहीं तो आप कहेंगे कि यहाँ पे मैम G नहीं लिखा हुआ। ठीक है, ओके, तो आई होप आपको CFSE समझ में आ गई होगी। बहुत शॉर्ट वीडियो बनाई है सिर्फ इसी पर्पज से कि आप अगर एग्जाम से पहले देख रहे हैं, कुछ भूल गए तो आपको रिकॉल हो जाए CFSE के लिए। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई होप कि आपको डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो ज़रूर लाइक करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर।